हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ यशपाल, आपका स्वागत करता हूँ स्मार्ट स्टडी नॉलेज चैनल पर। आज हम कक्षा 12th बायोलॉजी NCERT पढ़ाएंगे। पाठ वंशागति या विविधता, और ये पार्ट नंबर 1 होगा। ये पाठ बड़ा है, इसीलिए हम इसे पार्ट में डिवाइड करके 7-8 पार्टों में फिनिश कर देंगे। आगे हम आपको बताते हैं क्या पढ़ाना है, क्या सीखना है, इसके बारे में देखिए। हमारा पहला है जो वह है वंशागत या आनुवांशिकता। इस पाठ की जो पहली हेडिंग है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, वंशागत या आनुवांशिकता। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। जैसे किसी का रंग है और उसके बेटे में वही रंग है, तो यह उसका वंशागति या आनुवांशिकता है। आगे है हमारा विभिन्नताएं। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। जीवधारियों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसी को विभिन्नता कहते हैं। जीवधारी कई प्रकार के होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है, इसी को तो विभिन्नताएं कहते हैं। अब है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में है आपका वंशागति एवं विभिन्नताओं के अंतर को अनुवांशिकी कहते हैं। वंशागति तथा विभिन्नताओं के अंतर को अनुवांशिकी कहते हैं। जो हमने अभी पढ़ाया था वंशागति, ये वंशागति तथा विभिन्नताओं, जीवधारियों के बीच के अंतर के अध्ययन को, यानी कि अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना और जीवधारियों के बीच के अंतर का अध्ययन करना ही अनुवांशिकी कहलाता है। इसीलिए इसे शॉर्ट में लिखा गया जिससे याद करने में आसानी हो। वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। ये दोनों आपको वंशागति और विभिन्नताएं याद हैं तो अनुवांशिकी अपने आप याद है। दूसरा है विभिन्नता। ध्यान रखें, इससे पहले मैंने विभिन्नताएं समझाया था, अब मैं विभिन्नता समझाऊंगा। तो विभिन्नता में है लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन होता है वो मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था। लैंगिक जनन होता है, उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, ये मैंने उस पार्ट में भी बताया था। क्योंकि इसमें नर व मादा का DNA अलग अलग होता है, इसीलिए लैंगिक जनन में विभिन्नता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि नर व मादा का DNA अलग अलग होता है। जब ये फ्यूज होकर के युग्मनज बनाते हैं तो वो DNA ना तो नर का रहता है ना मादा का रहता है, तो विभिन्नता जरूर आएगी। इसी प्रकार अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि इसमें नर व मादा का DNA अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन वो एक लिंगी जंतु करते हैं, इसीलिए उनका DNA तो एक ही है नर भाग व मादा भाग में, क्योंकि एक ही जंतु है तो एक ही DNA होगा, इसीलिए उनका DNA सेम है। तो उनसे जो फ्यूज होकर के जाइगोट बनेगा, जाइगोट में भी DNA एक होगा, इसीलिए उनमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। आगे है हमारा
वंशागति एवं विभिन्नता का सिद्धांत किसे कहते हैं और विस्तार से समझाएं इसके बारे में। तो समझें। इसको ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं जो, इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिलसिया नामक ग्राम में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल है, उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है और इनका जन्म जो हुआ है वो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ है और ये इनका जन्म हुआ था जर्मनी के सिलसिया नामक गांव में। जर्मन के सिलसिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपना प्रथम प्रयोग उद्यान मंडल के मटर के पौधे पर किया था। उन्होंने अपना प्रथम प्रयोग उद्यान मंडल के मटर के पौधे पर किया था। उद्यान मंडल में मटर के पौधे पर किया था। इनका प्रयोग लगभग 7 वर्षों तक 1856 से 1863 ईस्वी तक चलता रहा। इस प्रयोग को उन्होंने एक्सपेरिमेंट एंड हाइडवेट नामक पुस्तक में लिखा था। तो जो उन्होंने अपना प्रयोग है वह उद्यान मंडल में उपस्थित मटर के पौधे पर किया था और यह प्रयोग उनका 7 वर्ष तक 1856 से 1863 ईस्वी तक चलता रहा। ये लाइन जरूर याद करें। और इस प्रयोग को उन्होंने एक्सपेरिमेंट एंड हाइडवेट नामक पुस्तक में लिख दिया था। ये भी याद करें। अब है वह पुस्तक बहुत नीचे एवं मैथ स्तर की थी, इसलिए अधिकतर वैज्ञानिक उसे पढ़ा नहीं करते थे। क्योंकि जीव विज्ञान वाला मैथ क्यों पढ़े। इसका मतलब है जो उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट लिखा था 1863 ईस्वी में, तो वह पुस्तक मैथ की थी और वह नीचे स्तर की थी। तो जो बायोलॉजी वाला है वह मैथ को क्यों उठाएगा। जो वैज्ञानिक है वह मैथ को नहीं देखता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने उसे देखा नहीं और इनके प्रयोग पड़े रहे। क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने एक ही पुस्तक में लिखा था और इन्होंने बताया भी नहीं था और इन्होंने सोचा हमारा हो ही जाएगा विकास, लेकिन नहीं हुआ। तो कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक आया, उसने फिर पढ़ा तो उसी ने इनके जो नियम थे उनको विस्तार रूप में विकसित किया। आगे है, परंतु कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक ने उस पुस्तक को पढ़ा जिसमें मेंडल के सभी प्रयोग विद्यमान थे और उस वैज्ञानिक ने उन प्रयोगों को विकसित कर दिया। जो प्रयोग थे उन्हें विकसित कर दिया। तो इसे यहाँ पूरा पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। मेंडल ने उद्यान मंडल में से मटर के पौधे को ही क्यों चुना। उद्यान मंडल में से मटर के पौधे को चुनने का कारण, पहला कारण है मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। दूसरा कारण है मटर के पौधे के पुष्प एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। तीसरा कारण है मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। चौथा कारण है मटर के पुष्प स्वपरागण की क्रिया करते हैं। पांचवा कारण है जो मटर के पौधे को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। पांचवा कारक है मटर के पुष्प स्वपरागण की क्रिया करते हैं। छठवा है मटर का पौधा विपर स्थिति में होता है। ये कुछ कारक हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। और
एक प्रश्न और है, इसे भी देख लेते हैं, फिर आज का सेशन बंद। और हमारी वीडियो को ज़रा लाइक करें, और पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर करना ना भूलें। मेंडल ने कुछ कितने लक्षणों वाले पौधे को चुना? मेंडल ने कुल 7 लक्षणों वाले पौधे को चुना। इसमें लक्षण हैं प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। पहला, पौधे की लंबाई, इसका प्रभावी लक्षण लंबा, अप्रभावी लक्षण बौना। बीज की आकृति, दूसरा, इसका प्रभावी लक्षण गोल, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार। बीज की आकृति गोल, झुर्रीदार। बीज का रंग पीला हरा, पुष्प का रंग बैंगनी सफ़ेद, फली का रंग हरा पीला, फली की आकृति फली सिकुड़ी हुई, पुष्प की स्थिति अक्षतग्रस्त। धन्यवाद।